बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उत्पाद नियोजन एवं विकास। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फैशन एवं शैली के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत कोई भी निर्यातक व उत्पादक तभी सफल हो सकता है जब वह अपने उत्पाद को उस समय चल रही फैशन के अनुकूल उस उत्पाद को बेचे। फैशन एवं शैली क्या है? फैशन या शैली जिसमें एक उचित रूप से लंबे समय के बाद कई क्रमबद्ध व्यक्ति समूहों द्वारा लोकप्रियता के साथ स्वीकार व किए जाते हैं और खरीदे जाते हैं। इस प्रकार एक सामाजिक वर्ग का समूह जब किसी उत्पाद की किसी शैली के उत्पाद को अपनाता है तो अन्य वर्ग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं या उसी फैशन या शैली को अपनाते हैं। फैशन एवं शैली के संबंध में जो प्रक्रिया है उससे संबंधित 3 सिद्धांत हैं। जो है सबसे पहला वह है जो उसके संबंध में सिद्धांत है वह है ट्रिकल डाउन सिद्धांत, ट्रिकल अप सिद्धांत और ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिकल डाउन सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत में ऐसे लोगों के समक्ष जो उच्च आय वर्ग के होते हैं उनका प्रतिनिधि या सामाजिक नेता जो होता है वह नवीन शैली को बाजार में प्रस्तुत करता है और ये प्रतिनिधि उस शैली को जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसी शैली को विभिन्न उत्पादन के माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से इसका प्रसार किया जाता है विक्रय संवर्धन माध्यमों द्वारा, जिसके कारण निम्न व आय वर्ग वाले जो होते हैं वह भी उस उत्पाद को अपनाने लग जाते हैं और यह शैली या फैशन लोकप्रिय हो जाता है। जब उसमें उस प्रक्रिया या उस फैशन में गिरावट होने लगती है, कमी होने लगती है, तो जो क्रेता है या जो उपभोक्ता है वो नई शैली की ओर आकर्षित होते हैं और वह नई शैली फिर फैशन बन जाती है। दूसरा जो वह है ट्रिकल अप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार फैशन का जो प्रवाह है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के नीचे के वर्ग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है और धीरे धीरे वे उत्पाद समाज के उच्च वर्ग द्वारा भी अपना लिए जाते हैं, जैसे चाय का प्रयोग, जींस पहनना आदि। तीसरा जो वह है ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत। इस सिद्धांत में के अनुसार मूल जो क्रेता होता है वह केवल उच्च आय वर्ग के या अमीर व्यक्तियों से ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रत्येक समाज के व्यक्ति इस फैशन को अपनाते हैं। इस शैली को विभिन्न समुदाय के लोग अपनाते हैं। इसमें उच्च वर्ग के उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वह बेहतर होती है और उसका मूल्य भी अधिक होता है, जबकि निम्न वर्ग के उत्पाद की गुणवत्ता उसमें कम होती है और उसका मूल्य भी कम होता है। उस फैशन को, इसका मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों द्वारा अपनाया जाता है, खरीदा जाता है। बस उसमें जैसे कि उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए लोकप्रिय शैली या फैशन का प्रयोग किया जाता है। उस लोकप्रिय शैली व फैशन के अनुरूप ही निर्माता द्वारा उत्पाद को बनाया जाता है, जिससे लाभ होता है और उसमें थोड़ी जोखिम भी होती है। जब उत्पाद को जनता की स्वीकृति मिल जाती और उससे पूर्व से बाजार में उसे प्रस्तुत करना पड़ता है तो किसी भी उत्पाद की शैली और फैशन के संबंध में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो मांग में अनिश्चितता बनी रहती है, उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है और वितरण लागत एवं जोखिम में भी वृद्धि होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत जोखिम और लागत को ध्यान में रखते हुए या भावी मांग को देखते हुए, लाभों को देखते हुए फैशन चक्र के इन सिद्धांतों को अपनाकर ही विक्रय अंतर्राष्ट्रीय विपणन किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्पाद नवाचार। उत्पाद नवाचार जो होता है उसका मतलब है प्रोडक्ट इनोवेशन। नवाचार यानी कि किसी भी उत्पाद को नए रूप में प्रस्तुत करना या उसमें कुछ नई योग्यता या नए फीचर्स को ऐड करना। जैसे हम देखते हैं प्रारंभ में मोबाइल आया था तो उसके फीचर्स कम थे, लेकिन धीरे धीरे एक नई टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन आने लगे हैं जिसके अंतर्गत मोबाइल, कैमरा, उसकी मेमोरी, या हम जान सकते हैं कि उसमें कई एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं और जो ग्राहकों या उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। क्योंकि विदेशी बाज़ारों में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण नए एवं बेहतर उत्पाद बहुत ही शीघ्र ही बाज़ार में आ जाते हैं और पूर्व में प्रचलित उत्पादों का अप्रचलन हो जाता है। इस उत्पाद अप्रचलन के कारण नए उत्पाद नवप्रवर्तन हेतु बाजार में प्रस्तुत किए जाते हैं। नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने की जो अवस्थाएं हैं वह है सबसे पहले विचार उत्पत्ति।
जनरेशन ऑफ आइडिया, विचार उत्पत्ति के संबंध में नए उत्पाद के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी जो संस्था है या जो व्यवसायी है उसके मन में ये उत्पाद के संबंध में नए विचार आते हैं कि इस उत्पाद में क्या परिवर्तन किया जाए या किस तरीके से ये उत्पाद उपभोक्ता के लिए लाभप्रद हो सकता है और कौन सा हम उत्पाद में परिवर्तन लाएं जिससे वह अधिक प्रभावी रूप से हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। इस उत्पाद संबंधी विचारों को निर्माता के विक्रयकर्ता या प्रतियोगिता उत्पादों का विश्लेषण करके या विभिन्न विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके या ग्राहकों से जानकारी प्राप्त करके या प्रबंध से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करके ही विभिन्न विचारों के आधार पर विचार मस्तिष्क में आते हैं। जब एक निर्माता या संस्था के दिमाग में यह आता है कि हमें नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करना है और किस उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करना है, तो वह अपने उन विचारों की छानबीन करता है, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। इसके अंतर्गत वह उन विचारों की छटनी करता है जो अवांछित होते हैं या जिनको पूरा नहीं किया जा सकता और उसके सीमित संसाधनों या उद्देश्यों के अनुरूप वह उन विचारों में से जो उसके लिए लाभदायक विचार हैं उन विचारों का वह चयन करता है। तीसरा जो है वह है व्यापारिक विश्लेषण या बिजनेस एनालिसिस। इस चरण के अंतर्गत नए उत्पाद की भावी बिक्री, लाभ तथा उसके प्रतिफल का कितना प्रतिशत हो सकता है, यह सब अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, इन सब की दशा का मूल्यांकन कर यदि उत्पाद अनुकूल होता है तो ही उस उत्पाद के निर्माण का डिसीजन या निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट जो है उत्पाद नवाचार के अंतर्गत वह है उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत इस नए उत्पाद के संबंध में यह विचार किया जाता है कि क्या नए उत्पाद के संबंध में विकसित विचार को तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है, क्या परिस्थितियां अनुकूल है। नए उत्पाद विकास के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वह है उत्पाद के मॉडल का विकास करना, उपभोक्ता की रुचि संबंधी परीक्षाएं या उनके विचार जानना, ब्रांड एवं पेटेंट का निर्धारण करना, वस्तु की पैकिंग का निर्णय लेना। नेक्स्ट जो है वह है परीक्षात्मक विपणन। जब नए उत्पाद को बाजार में बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व निर्माता एक परीक्षणात्मक विपणन या टेस्ट मार्केटिंग करता है। इसके अंतर्गत उत्पाद को बाजार के एक सीमित भाग में प्रस्तुत करके उस बाजार में ग्राहकों की उस उत्पाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया है यह जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत दो कारण हैं जिन कारणों से किया जाता है। एक तो उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का पता लगाना ताकि उत्पाद की विक्रय क्षमता का अनुमान लगाया जा सके और भावी हानि से बचा जा सके, और दूसरा उत्पाद के विकल्पों का पता लगाना। यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रतियोगी संस्था हमारे उत्पाद की नकल किस गति से कर सकती है या नकल की संभावना क्या है, उत्पाद की असफलता की जोखिम कितनी है और कुल विनियोग तथा विपणन परीक्षण की राशि में कितना अंतर है। अधिक होने में परीक्षण का निर्णय नहीं भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वह है उत्पाद का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत जब टेस्ट मार्केटिंग की जाती है या परीक्षण कर दिया जाता है तो परीक्षण विपणन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर नए उत्पाद को बाजार में बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है और उसके लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, विक्रय सम्मेलन, विज्ञापन एवं विक्रय कार्यक्रम आदि के बारे में निर्णय लिया जाता है। नए उत्पाद को विदेशी बाजार में एक साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता वरन नियोजित बाजार नीति का अनुसरण करते हुए उसे बाजार में उत्पाद का वाणिज्यकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उत्पाद स्वीकृतीकरण, प्रोडक्ट एडॉप्शन। उत्पाद स्वीकृतीकरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब निर्माता नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत कर देता है तो ग्राहकों को सबसे पहले जागरूक किया जाता है विज्ञापन और विक्रय संवर्धन माध्यमों के द्वारा कि वह उस उत्पाद का क्रय करें। जब ग्राहक उस उत्पाद को क्रय करने लग जाते हैं तो वह उनका रुचि उनमें उन उत्पादों के अंतर्गत हो जाती है और वह उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद वह उसका ट्रायल या परीक्षण करते हैं और अंत में जब वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो वह उसका एडॉप्शन या स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार नए उत्पाद को बाजार में स्वीकार किया जाता है। उत्पाद नवाचार के बाद हम पढ़ेंगे नए उत्पाद की असफलता। जब विदेशी बाजारों में नए उत्पाद को
प्रस्तुत किया जाता है तो इन नए बाज़ारों के असफल होने की भी संभावना रहती है। इसके जो कारण है वह है, सबसे पहला है उत्पाद संबंधी कारण, जैसे यदि उत्पाद की खराब डिजाइन है, घटिया दिखावट है, उसकी कार्य की जो करने की तरीका है वह उससे ग्राहक संतुष्ट नहीं है, घटिया क्वालिटी है, खराब पैकिंग है, इनके कारण उत्पाद असफल हो सकता है। दूसरा कारण है कीमत। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अच्छी क्वालिटी का उचित कीमत का नियम लागू होता है। यदि एक निर्माता लागत अधिक लेगा और क्वालिटी कम देगा तो ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे और उत्पाद असफल हो जाएगा। संवर्धन जो प्रयास किए जा रहे हैं वह नियोजित तरीके से नहीं किए जाने पर भी उत्पाद असफल हो सकता है, जैसे ग्रामीण तथा अशिक्षित बाजार में विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में अपील करना, विक्रय शक्ति में प्रशिक्षण का अभाव होना, कट्टर धार्मिकता से ओतप्रोत बाजार में अश्लील विज्ञापन या स्तरहीन विक्रय संवर्धन करना आदि भी नए उत्पाद की असफलता के कारण होते हैं। वितरण में कमी, विदेशी बाजार में अकुशल तथा अनुपयुक्त वितरण व्यवस्था के कारण भी उत्पाद असफल होते हैं। विदेशी बाजारों में जो प्रतिस्पर्धा है वह तीव्र होती है और व्यापक होती है, जिसके कारण निर्माता आक्रामक प्रवेश नीति की बजाय सुरक्षात्मक वितरण नीति को अपना लेता है और नए उत्पाद की असफलता का भी उसमें एक यह महत्वपूर्ण कारण है। समय की उपेक्षा करना, यदि एक निर्माता उचित समय पर विदेशी बाजार में नया उत्पाद प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उत्पाद असफल हो जाता है। इस प्रकार हमने उत्पाद नियोजन के संबंध में विभिन्न